गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार सिंह आज आपके लिए हिस्ट्री के हम लोग अगले क्लास में चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसकी पिछली वाली क्लास हम लोगों ने देखा था कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान्य जानकारियाँ लिया था और हमने देखा था कि जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से कौन कौन सभ्यताओं का जो साहित्यिक और पुरातात्विक क्या क्या जानकारियाँ हैं, किस मापदंड से, किस हिसाब से, कैसे उत्खनन कैसे किया गया है, तो उस पर हम लोग और आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक परिचय के बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक परिचय। तो मिस्र की सभ्यता मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में बताया था कि मिस्र की सभ्यता का जो उदय हुआ है वह नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी के किनारे हुआ है। सबसे पहले थोड़ी सी सामान्य परिचय नील नदी के बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए कि नील नदी का उद्गम स्थल नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील से हुआ है। विक्टोरिया झील से हुआ। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहा जाता है। उसके पीछे कारण है, अब कोई भी नदी प्रवाहित हो और वो जो है मरुस्थली क्षेत्रों से यानी बलुई मिट्टी से, अब उस वाले स्थान से अगर कोई नदी बहे तो उसके लिए वरदान ही तो है। तो जो नील नदी है वो मिस्र देश में प्रवाहित होती है और वो मिस्र के लिए वरदान है। अब आप सपोज करिए अगर कोई भी सभ्यता होगी, क्या बिना जल के जीवन संभव है? नहीं। तो आपने देखा होगा या पिछले वीडियोस में या पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी प्रमुख सभ्यताएं थीं वह सब नदियों के किनारे डेवलप हुई हैं। हम लोग पहली सभ्यता की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक परिचय क्या है। तो मिस्र की सभ्यता का जो उदय हुआ है वो किस नदी किनारे हुआ है? नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी का उद्गम का अर्थ हो जाता है निकलना, प्रवाहित होना, यानी कहाँ से निकली है। तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? विक्टोरिया झील। कहाँ से है? विक्टोरिया झील से हुआ है। और इसे मिस्र का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिस्र का वरदान? क्योंकि मरुस्थली स्थान से कोई नदी प्रवाहित हो तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वरदान का ही तो रूप है। सही बात नहीं? सही बात है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? मिस्र का वरदान कहा गया है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? नील नदी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुड़िया मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और इसके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक परिचय के बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई? आगे चला जाए। तो मिस्र का जो राजा था, राजा फिलिप उनका नाम था, फिलिप, या इसी को क्षत्रप भी कहा जाता था। क्षत्रप। और ये राजगद्दी पे 356 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे थे।
ईसवी ईसा पूर्व में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही बता दे रखा है। ठीक, 356 ईसा पूर्व में एक स्थान था यूरोप में, जो स्थान था मकदूनिया। मकदूनिया, तो मकदूनिया का राजा था राजा फिलिप या छत्रप जिसे कहा जाता था। इसकी पत्नी का नाम था ओलंपियाज। और इसी से एक संतान थी जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, महान सिकंदर या अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। इसी मकदूनिया को एक नाम और जानते हैं जिसका नाम है, याद नहीं आ रहा है, बता देंगे अभी। मकदूनिया यानी ओलंपियाज यानी इसकी राजा छत्रप और ओलंपियाज की एक संतान थी, इसका क्या नाम था? सिकंदर इसे कहा जाता है, महान सिकंदर। या इसी का एक नाम और है अलेक्जेंडर। क्या नाम जानते हैं? अलेक्जेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो राजा फिलिप 356 ईसा पूर्व में राजा बना, कहाँ का? मकदूनिया का। मकदूनिया का राजा बनता है तो इसकी विवाह करता है ओलंपियाज से, जिससे उत्पन्न संतान क्या नाम होता है? सिकंदर। इसी सिकंदर को क्या नाम से जाना जाता था? अलेक्जेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके समय एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसका नाम अरस्तु था। क्या नाम था इसका? नाम अरस्तु। अब अरस्तु का मानना था किसी भी राज्य के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक दार्शनिक का होना बहुत जरूरी है। एक दार्शनिक का होना बहुत जरूरी है। तो अरस्तु एक क्या था? दार्शनिक था, यानी मार्गदर्शक था, फिलोसफर जिसे कहा जाता है। यानी लोगों को एक मार्ग दिखाने का ये काम करता था। कौन? अरस्तु। तो अरस्तु एक दार्शनिक था और इसने अपने पुत्र, ये इसका पुत्र है, किसका पुत्र है? फिलिप का। फिलिप का पुत्र कौन है? सिकंदर। और उसकी फिलिप की पत्नी क्या नाम है? ओलंपियाज। यानी ये दोनों कौन है? पति और पत्नी है। और उनकी संतान क्या नाम है? सिकंदर या अलेक्जेंडर के नाम से आप लोग जानते हो। अब अपने राजा ने अरस्तु, जो इसका एक दार्शनिक है, इसने जो है अरस्तु को सिकंदर के साथ रखा था, सिकंदर के मार्गदर्शन के लिए। सिकंदर के मार्गदर्शन के लिए रखा था। किसे रखा था? अरस्तु को रखा था। ये बहुत बड़ा दार्शनिक है। आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ज्ञान का वास होता है। ये इसकी लाइन है, अरस्तु भैया की लाइन है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ज्ञान का वास होता है। ये लाइन किसकी है? अरस्तु की है। तो ये बहुत बड़ा एक दार्शनिक था, मार्गदर्शक था। अपने प्रजा यानी जो इसके आसपास लोग रहा करते थे, अपने राजा यानी जिसके मार्ग में रहा करता था, तो उसे क्या कहा जाता? वो जो फिलोसफर कहलाता था। और फिलोसफर इतना महत्वपूर्ण था, यानी फिलिप ने अरस्तु को किसी को कहीं जाने नहीं दिया, अपने साथ रखा और अपने पुत्र सिकंदर के मार्गदर्शन करने के साथ साथ, यानी सिकंदर के साथ कौन रहता था? अरस्तु रहता, ताकि इसका जो बालक जो सिकंदर है वो आगे जाकर एक निपुण राजा बने, जिससे अपने जनमानस के लिए मार्गदर्शन वो कर सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चले हम लोग। अब आपके सामने कुछ दिख रहा है, सिकंदर कालीन कुछ इतिहासकार हैं। ये इतिहासकार तो जब फिलिप की मृत्यु के बाद, अभी हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की पूरा इतिहास, अभी हम केवल साहित्यिक के परिचय ले रहे हैं। आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पुराना वीडियो देखा नहीं देखा? अभी नहीं देखा है, तब
इसके पूरा, अच्छा अभी अपलोड ही नहीं हुआ, आज दोनों अपलोड हो जाएगा, ये भी अपलोड हो जाएगा और जो इसके पुराने बाद दोनों को एक साथ देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब फिलिप की मृत्यु हो जाती है तो फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, सिकंदर, महान अलेक्जेंडर इसके नाम जाते हो, जब ये राजा बनता है तो इसके समय कुछ इतिहासकार रहते हैं, इसके राजा, यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति राजा बनता है तो राजा में बहुत मंत्री संतरी सब लोग होते हैं ना, कुछ लोग मजबूत रहते हैं, वो सेनापति बन जाते हैं, सूबेदार बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार में जब फिलिप की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो है, जब उसके जो कुछ इतिहासकार होते हैं उसके राज में रहते हैं, इसमें से कार्डियस, प्लूटार्क और एरियन नाम के कुछ इतिहासकार रहते हैं। प्लूटार्क को तो यहाँ तक का कहना है कि जो सिकंदर की माँ रहती है, सिकंदर की माँ का क्या नाम है अभी बताएं आप लोग को, ओलंपियाज, क्या नाम था, ओलंपियाज। तो सिकंदर की माँ का नाम ओलंपियाज है, इसका कहना था किसका, प्लूटार्क का। प्लूटार्क कहता है कि सिकंदर की माँ बहुत ही प्रबल बुद्धि वाली थी, प्रबल बुद्धि वाली थी, यानी शार्प थी, यानी बुद्धिमान औरत थी। तो इसीलिए जेनेटिक असर यानी वंशानुक्रम वाला, वंशानुक्रम के कारण सिकंदर भी क्या होता है, बुद्धिमान बालक होता है। ऐसा कौन कहता है, प्लूटार्क कहता है। यानी प्लूटार्क कहता है कि सिकंदर की माँ ओलंपियाज बहुत ही प्रबल बुद्धि थी, होशियार बुद्धि यानी होशियार महिला थी, इसीलिए अब अक्सर होता है ना कि उनका पुत्र बुद्धिमान है तो आने वाला भी पुत्र बुद्धिमान होगा, तो इसीलिए प्लूटार्क कहता है ओलंपियाज बुद्धिमान थी तो इसीलिए उसका जो पुत्र है सिकंदर वह भी क्या है, बहुत ही बुद्धिमान बालक रहता है। ऐसा कौन कहता है, प्लूटार्क कहता है। कार्डियस रहते हैं, ये भी अपने ग्रंथों में दिखाने का कार्य करते हैं किस सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता, यानी कि ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मिस्र की सभ्यता के बारे में चर्चा अपने ग्रंथों में कर रखी। कुछ 2-3 ग्रंथ हैं जो हमने आपको दे रखा है इसमें, जैसे एक इतिहासकार है जेम्स हेनरी साहब। जेम्स हेनरी साहब की एक पुस्तक का नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी इनकी किताब है, किताब क्या नाम नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसको आपको लिखने में आसानी होगी। तो जेम्स हेनरी साहब ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने बताया है मिस्र की सभ्यता का वर्णन किया है, मिस्र की सभ्यता का वर्णन किया है, यानी मिस्र की सभ्यता का वर्णन हेनरी साहब की किताब क्या नाम है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन नाम है। फिर उसके बाद जो है डियोडोरस नामक एक इतिहासकार थे, इनकी एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल लिबर्टी। हिस्टोरिकल लिबर्टी नामक पुस्तक में इन्होंने भी एक जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में, यानी क्या साहित्यिक परिचय था, कैसे था, किस प्रकार से काम यानी किस प्रकार से रहन सहन हुआ करता था, किस प्रकार की मिस्र सभ्यता, सिकंदर कैसे अपने राज को चलाया करता था, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद एक टाइटल याद रखिएगा, मिस्र की कुंजी, यानी मिस्र की चाबी। तो मिस्र की चाबी के रूप में एक जो बंदरगाह है, बंदरगाह जानते हैं नहीं जानते हैं, नहीं जानते बंदरगाह, बंदरगाह, तो बंदर से आप लोग बंदर समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं। बंदरगाह से तात्पर्य होता है समुद्र का ऐसा कटा छटा एरिया जहाँ पर जल स्तर बहुत नीचे हो, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ों का आवागमन हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। जैसे अगर हम सरल भाषा में आपको समझाएं, अगर हम इसको भारत का नक्शा देखें तो यहाँ पे इधर है आपका अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर है। भारत के नक्शे को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। इधर है आपका हिंद महासागर, इधर कौन सा सागर है, हिंद सागर है, माफ करिएगा, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे जो है हिंद महासागर, इधर श्रीलंका के नीचे। तो ये समुद्र वाले क्षेत्र हैं। ये वाले कैसे क्षेत्र हैं, इसे देखो पीला बना, नीला बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जहां तक हमारा मार्कर नीला गया है वहां तक क्या है, भारत की सीमा किससे लगती है, समुद्र से लगती है, यानी इधर इधर क्या है, पानी हुए। तो कुछ स्थान पर ऐसे बंदर, जैसे यहाँ पे एक गुजरात है, देखिए
ये यहाँ पे जाएंगे ना, गुजरात है, ये गुजरात है अपना। और यहीं पे एक बंदरगाह है जिसे हम लोग बोलते हैं कांडला बंदरगाह। तो यहाँ पे बंदरगाह है, तो इस बंदरगाह में बड़ी बड़ी जहाजें आती हैं। अब बंदरगाह उसे कहते हैं, बाकी वहाँ पे वो इतना जल स्तर नीचे रहता है ताकि बड़ी बड़ी जहाजें क्या हो सके, आ सके। बड़ी बड़ी जहाजें काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी गहरी होती है। अगर मान चलिए अगर पानी ऊपर रहेगा या ज़मीन ऊपर रहेगी तो वहाँ टकरा जाएगी, नहीं जाएगी, तो वहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। तो बंदरगाह से तात्पर्य क्या है, समुद्र तट का ऐसा कटा छटा क्षेत्र जो गहरा हो उसे क्या बोलते हैं, बंदरगाह। समझ गए ना? आगे चलिए पीछे आते हैं हम लोग। तो मिस्र की कुंजी का मतलब चाबी, कुंजी का मतलब क्या बोलते हो, चाबी। यानी हम कह सकते हैं मिस्र की कुंजी। तो मिस्र की कुंजी एक पेलुसियम नामक एक बंदरगाह था। पेलुसियम नामक एक ये बंदरगाह था। बंदरगाह अब आप लोग जान ही गए हैं। तो ये एक बंदरगाह था जो नील नदी पे स्थित था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। लंबी और बड़ी में क्या है, अंतर है। मान लो जिसकी लंबाई बहुत ऊंची हो, या मान लो यह बोर्ड तक बड़ा वो लंबा है, और मान लो कोई व्यक्ति आया इतना ही चौड़ा उतना ही लंबा, तो वो बड़ा हो जाएगा और लंबा केवल लंबाई में होगा, है कि नहीं? तो ऐसे काम करते हैं। तो एक ये पेलुसियम नामक एक बंदरगाह था जो नील नदी के किनारे बसा। इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, मिस्र की कुंजी। जैसे चाबी किसी कमरे का प्रवेश द्वार होता है। अगर ताला बंद है तो ताला किससे खुलेगा, चाबी से। अगर चाबी से खुल जाएगा तो क्या हो जाओगे, अंदर आ जाओगे। तो यानी प्रवेश द्वार। तो यानी मिस्र की कुंजी से तात्पर्य है पेलुसियम जो है मिस्र का क्या था, प्रवेश द्वार था। क्या था, प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार था यानी प्रवेश द्वार मतलब एंट्री पॉइंट। भाई जैसे दरवाजा लगा हुआ है, चाबी खोलेंगे तभी तो अंदर आएंगे ना ताले की। तो उसी प्रकार पेलुसियम नामक एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह पे जो हमारा सिकंदर था काफी कुछ इस पे रिसर्च किया था, यानी इसके पीछे जांच पड़ताल बहुत उसने करवाई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो साहित्यिक परिचय की अगर बात करें, मिस्र की सभ्यता की साहित्यिक जानकारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिकंदर कालीन कुछ बहुत बड़े इतिहासकार थे, जिसमें कार्टियस, प्लूटार्क, एरियन नामक बहुत बड़े इतिहासकार थे। प्लूटार्क का कहना था कि सिकंदर की माँ ओलंपियाज बहुत ज़्यादा शार्प माइंड थी, प्रबल बुद्धि वाली औरत थी, इसीलिए सिकंदर भी बहुत महान था। हम लोग जब हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे मिस्र की सभ्यता में, तो सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ आक्रमण किया, कहाँ कहाँ राज किया, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या जान कर रहे हैं, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक में जो ग्रंथ जो सब होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। परेशान मत होइएगा, सब चीज निरंतर चलेगी आपकी। एक दो किताबें आप याद रखिएगा, जैसे जेम्स हेनरी साहब की कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन है, अर्थात वहाँ पे मिस्र के लोग कैसे रहन सहन हुआ करता रहा होगा, कैसे खान पान था, सब चीज़ों के बारे में उसके बारे में चर्चा किया होगा। एक किताब में डियोडोरस की है, ये डियोडोरस है। डियोडोरस की किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिकल लिबर्टी है। उसी में एक बंदरगाह आपको देखने मिलता है जो पेलुसियम बंदरगाह है। यहाँ पे सिकंदर ने भी बहुत ज़्यादा खोजबीन करवाई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। एक इतिहासकार हमारे थे जिनका नाम टालमी था। अब टालमी दरअसल भूगोल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। भूगोल के वैज्ञानिक थे। भूगोल के वैज्ञानिक थे, किंतु इन्होंने भी मिस्र की सभ्यता के बारे में, मिस्र की सभ्यता का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। अपने ग्रंथों में किया। तो आपको इस क्लास में आज बहुत कुछ मिला, जैसे टालमी,
प्लूटार्क, एरियन, यानी जो बड़े बड़े जो साहित्यकार थे, इनका नाम आपको जो है जब एग्जाम होगा तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि इनका नाम जो है बीच में डाल देने से एक थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न अच्छा बन जाता है प्रश्न कि हाँ इनके अनुसार ये इतिहासकार थे। उसी में एक टालमी थे। अब टालमी किसके वैज्ञानिक थे? यानी वो इतिहास के नहीं थे जानकार, लेकिन भूगोल में इन्होंने किसका वर्णन किया है? मिस्र का वर्णन किया है। और हम लोग को पढ़ना क्या है? मिस्र की सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए टालमी भूगोल के जानकार तो थे, लेकिन उन्होंने भूगोल में भी किसका वर्णन कर दिया था? मिस्र का वर्णन कर दिया था। तो इसलिए से टालमी को ही पढ़ना आवश्यक हो जाता है। टालमी ने अपने भूगोल के वैज्ञानिक थे। केवल आपको एक कोड दिखाना होगा कि टालमी भूगोल के वैज्ञानिक थे, किंतु इन्होंने अपने भूगोल के ग्रंथों में इन्होंने मिस्र के बारे में चर्चा कर रखी है। उसी में हम लोग पीछे हम लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पे सिकंदर कालीन, ये कार्टियस, प्लूटार्क, उसके बाद ग्रंथ कॉन्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन है, फिर हिस्टोरिकल ऑफ द लिबर्टी है, फिर उसके बाद पेलुसियम बंदरगाह हम लोगों ने देखा। मिस्र के हम लोगों ने समान अध्ययन के बारे में चर्चा किया कि मिस्र भैया कहाँ की है, नील नदी किनारे बसा हुआ है। ये फिलिप उस समय राजा थे, क्षत्रप थे। 356 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पे बैठते हैं। इनका एक पुत्र रहता है जिसका नाम क्या है? सिकंदर रहता है। इसकी माँ का नाम ओलंपियाज रहता है। ये बहुत ही प्रबल प्रखर बुद्धि वाली महिला रहती है। इसीलिए प्लूटार्क ने कह दिया था कि भैया ओलंपियाज बहुत प्रखर बुद्धिमान महिला थी, इसीलिए सिकंदर भी बहुत बुद्धिमान बालक सिद्ध हुआ। प्लूटार्क एक बात और कहता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जब हम लोग सिकंदर का सामान्य परिचय लेंगे तो प्लूटार्क कहता है कि सिकंदर जिज्ञासु बालक है। सिकंदर जिज्ञासु बालक है। जिज्ञासु का मतलब सब कुछ जानना चाह रहे हैं। छोटा बालक होता है ना, कोई चीज को आधी दो, आधी नहीं दो, जिज्ञासा बढ़ जाती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। ज्ञान पिपासु कहा गया है सिकंदर को। क्या कहा गया है? ज्ञान पिपासु कहा गया है। अब ज्ञान पिपासु से क्या तात्पर्य हो गया? ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानने वाला, यानी जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा। ज्ञान पिपासु ज्ञान का अध्ययन करने वाला, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। ऐसा कौन कहता है? प्लूटार्क। ऐसा कौन कहता है? प्लूटार्क कहता है। एक बार तेजी से आप लोग रिवाइज करिएगा शुरू से। तो हम लोग मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक परिचय करने जा रहे हैं। मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे उद्गम हुई? नील नदी किनारे। नील नदी का उद्गम का मतलब कहाँ से नदी निकली है? विक्टोरिया झील से निकली है। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यह विश्व की वर्तमान में सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर है। राजा फिलिप, यानी जिसे क्षत्रप कहा गया है, 356 ईसा पूर्व में ये जो है मेलाडोनिया एक स्थान है। मेलाडोनिया को क्या कहा गया है? मकदूनिया कहा गया है। ठीक, ये दो नाम है। मेलाडोनिया, इसे मकदूनिया कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम रहता है ओलंपियाज, जिसका पुत्र रहता है सिकंदर, जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। इसके समय एक दार्शनिक रहता है जिसका नाम रहता है आरस्तु। आरस्तु को राजा फिलिप ने सिकंदर के साथ रखा ताकि उसकी प्रबल बुद्धि हो, अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करे और उसको सही मार्गदर्शन पर ले जाए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सिकंदर कालीन कुछ आपको इतिहासकार देखने को मिलते हैं। ऊपर आप लोग देख रहे हैं एरियन, प्लूटार्क या कार्टियस जैसे। फिर हेनरी साहब की एक पुस्तक है, इसमें कहा गया है, जिस पुस्तक में मिस्र की सभ्यता के बारे में बखान किया गया है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन से तात्पर्य होता है समाजीकरण करना। सिविलाइजेशन मतलब समाजीकरण करना। किसकी समाजीकरण करने की बात कर रहा होगा? अब जाहिर सी बात है मिस्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मिस्र काल के समय में चर्चा किया होगा।
फिर उसके बाद एक डियोडोरस नामक एक इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी हिस्टोरिकल लिबर्टी के बारे में चर्चा किया है, जिसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बात की गई है। यहीं पे प्लूटार्क कह देता है कि ओलंपियाज एक महिला, बुद्धिमान महिला थी, इसीलिए सिकंदर ही बहुत बुद्धिमान बालक सिद्ध हुआ। मिस्र की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है, पेलुसियम बंदरगाह को कहा जाता है। फिर आगे बंदरगाह क्या है, आप लोग जान ही गए हैं, समुद्र तल से कटे छटे क्षेत्र को बंदरगाह कहते हैं, जो गहरे मान होते हैं। टालमी एक भूगोल का ज्ञाता था, किंतु इसने भी अपने ग्रंथों में मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोग को दे रखी है। प्लूटार्क सिकंदर के बारे में कहता है कि सिकंदर एक जिज्ञासु बालक है, ज्ञान पिपासु बालक है। बोलो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर सभी को? ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।